हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने एक नए विषय वस्तु जो वर्तमान समय में भारतीय लोगों के मन, मस्तिष्क और चेतना में उभार ले रहा है, वो विषय है जातिगत जनगणना। ठीक है, तो आज हमारा जो विषय है करंट के मुद्दे पर, जो हमारे समाज में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, वो जातिगत जनगणना। मैं आप लोगों को इसके बारे में सबसे पहली बार कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, अंग्रेजों के समय में, वर्तमान समय में कैसे कैसे रहा, इसका इतिहास कैसे रहा, कैसे कैसे कालक्रम बढ़ता रहा, इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। बात तो पहले जनगणना की होगी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोगों से दोस्तों विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर कराएं, और इस तरीके की घटनाएं जो करंट इश्यूज पर समाज में चल रही हैं उनको आप प्राप्त करते रहें। ठीक है, और आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। वर्तमान समय में जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिससे व्यक्तियों को बांटकर समाज में जो भी, चाहे स्त्री और पुरुष और बच्चों के आधार पर उनकी जनगणना की जाती है, पशुओं की भी जनगणना की जाती है, पक्षियों की भी जनगणना की जाती है, वनस्पतियों की भी जनगणना, मतलब वर्तमान में हमारे समाज में उपस्थित सभी चीजों की जनगणना की जाती है। लेकिन उसकी जनगणना करने का तात्पर्य कुछ और होता है, और हमारे देश में भी जनगणना की जाती है। उससे जनसंख्या का पता लगता है, और जनसंख्या के हिसाब से सरकार लोक कल्याणकारी जो भी कार्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से होता है, उसका एक आंकड़ा जब सरकार के पास रहेगा, इस कैटेगरी में इतने लोग या ऐसे ऐसे मेरे पास ये व्यवस्थाएं हैं, तो अगर हमको इतने लोगों को ये लाभ देना है तो मेरा बजट कितना होना चाहिए, इन सभी चीजों, ये सभी चीजें सरकार के द्वारा थोड़ा सा आसान हो जाती है। तो और जब ये तो जनगणना की बात हो गई, लेकिन जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो कुछ राजनीतिक मुद्दा भी आता है। जैसे मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। जैसे भारत में मान लीजिए कई पार्टियां हैं, कुछ ए पार्टी है, कुछ बी पार्टी, कुछ सी पार्टी, कुछ डी, ये पार्टी के नाम हो गए। ठीक है, जब हम राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का मुद्दा धर्म और जाति ना होकर के देश का विकास, राष्ट्र का विकास, देश का उन्नत और देश के विकास की बात होती है। लेकिन जब हम राज्य स्तर पर राजनीति की बात या पार्टी की बात करते हैं तो वहां पे जातिगत चीजें हावी हो जाती हैं, और वहां से एक प्रश्न उठता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना अधिकार। ठीक है, इन टाइप की चीजें भी हमारे समाज में आने लगती हैं। ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान समय में अभी भारत पे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, और भारत पाकिस्तान से बदला लेने ही वाला था, और भारत तब तक एक मुद्दा निकल के आया, जातिगत जनगणना। जनगणना नहीं दोस्तों, जातिगत जनगणना। ठीक है, और लोग इसमें व्यस्त हो गए, और पाकिस्तान का भी दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हुआ, और इसी बीच भारत ने उसके ऊपर मिसाइल तान दिया। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ पार्टियां हैं, जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो हमने बताया राष्ट्र ही सर्वोपरि, लेकिन हम राज्य स्तर पे आते हैं या छोटे चुनाव में जाते हैं, तब वहां पे जो भी वोटिंग पड़ता है, आप भी अपने क्षेत्र में, समाज में देखिएगा, आकलन करिएगा, तो जातिगत चीजें रहती हैं, विकास के आधार पे, कार्यों के आधार पे, पढ़े लिखे कैंडिडेट के आधार पे, ये सब चीजें थोड़ा सा कम होती है। हाँ, जो शहर या महानगर लेवल पे चीजें हैं वहां पे विकास का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर एकदम ग्रास रूट लेवल पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो इससे कुछ पार्टियों को फायदा होता है और कुछ पार्टियों को फायदा नहीं होता है। ठीक है, आप ज्यादा समझते होंगे कि किस पार्टी को फायदा होता है, किस पार्टी को फायदा नहीं होता है। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रखूंगा, और आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से अपने क्या बोलते हैं, मैसेज बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनगणना हम प्राचीन काल से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल, फिर हम मौर्य काल में देखेंगे, और उसके बाद फिर हम गुप्त काल में देखेंगे। तो ऋग वैदिक काल में हम देखेंगे तो वहां पे जो गणना हुआ करती थी, वो गणना पशुओं की होती थी, मनुष्यों की होती थी, क्योंकि प्राचीन काल, ऋग वैदिक काल में जो गायें थी वो मनुष्यों का धन थी, और जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उसके पास उतना ज्यादा धन। ठीक है, तो जनगणना का कॉन्सेप्ट अगर हम अपने इतिहास में जाते हैं तो हमको ऋग वैदिक काल से मिलता है। उसके पहले भी रहे होंगे, लेकिन उसके ऐसे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन हम ऋग वैदिक काल में जाएंगे, परिवार और पशु
पशुधन की गणना होती थी, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा लड़के या जितना बड़ा परिवार, उतना मजबूत परिवार, उसके हाथ में उतनी लाठी। वो अगर ये कह दिया ये जमीन या चारागाह मेरा, तो ये जमीन और चारागाह उसी व्यक्ति का होगा। और उस जमाने में लेन देन के लिए हम गायों का उपयोग करते थे, अगन्या बोलते थे, जिसे हम कभी मार नहीं सकते थे। ये तो ऋग्वैदिक काल में हो गई गणना, क्योंकि हम गणना करेंगे मेरे पास कितना है, तभी तो हमें किसी से कुछ लेना है, लेंगे या देंगे तो उतनी गायों को गिनकर और लेकर देंगे। तो जैसे मान लीजिए अयोध्या का एक क्षेत्र है, अयोध्या क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मेरा अयोध्या पूरा गांव है, और वहां पे 10,000 गायें मेरे पास हैं। उस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गायें मेरे पास हैं। आज के समय में जैसे पैसे से इंसान की कीमत होती है, उसी तरह उस टाइम में अगर 10,000 गाय मेरे पास है, तो उस क्षेत्र का मैं सबसे अमीर आदमी हुआ। जो भी वस्तु मुझे खरीदना है, मैं गाय को देकर वो वस्तु ले सकता हूँ। तो इस प्रकार वहां पशुओं की गणना यानी गायों की गणना और मनुष्यों की गणना परिवार के रूप में की जाती थी। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद मौर्य काल आता है। मौर्य काल में आपने सुना होगा चाणक्य आते हैं, ठीक है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है, उसमें राज्य की जनसंख्या, पशुओं और कौन से व्यक्ति किस पेशे में यानी किस रोजगार में है, और कृषि से संबंधित जनगणनाएं होती थी कि किसको कितनी भूमि दी गई, कितना उपज हो रहा है, क्या कैसे, ये सब चीजें, ठीक है। कौन से व्यक्ति किस पेशे में है, कितना रोजगार, कितना कर लेना है, वहां की जनगणना। और जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, क्योंकि उस समय भी मौर्य काल में भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए राज्य के कोष से धन दिया जाता था, तो जनसंख्या का काउंट किया जाता था, ठीक है। ये तो मौर्य काल की बात हो गई। जब हम गुप्त काल में आएंगे, तो गुप्त काल में उस स्तर पर जनगणना का महत्व या अस्तित्व तो नहीं मिलता हमको। मौर्य काल में प्रशासनिक कार्यों के लिए जनसंख्या की जानकारी होना अनिवार्य था, बाकी और किसी कार्य के लिए जनसंख्या वहां पे नहीं की जाती थी। वैसे भी गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग बोला जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में एक मुगल साम्राज्य हुआ। मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे, उनका नाम अकबर था। तो अकबर के शासन काल में हम देखेंगे तो उस समय एक आईने अकबरी पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक को अबुल फजल ने लिखा था। उसमें जनसंख्या, कृषि और व्यवसाय की गणना कराई गई थी, क्योंकि उस समय भी सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य के लिए जनसंख्या की गणना की गई थी, क्योंकि हम गिनेंगे कितने लोग हैं और उसमें से कितने ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है, तभी तो हम मदद कर पाएंगे कृषि कार्यों के लिए। क्योंकि उस समय मनसबदारी व्यवस्था थी, कृषि का पट्टा भी होता था, सैनिकों को नगद वेतन न देकर के जमीन वगैरह दिया जाता था। तो भाई सब मनुष्यों को गिनेंगे कि कितने लोग मेरी सेना में है और किस हिसाब से उनको जमीन देनी है और व्यवसाय क्या कर रहे हैं। ये तो आपका मध्यकाल में हो गया। अब मध्यकाल जैसे ही बीतता है, औरंगजेब के बाद ब्रिटिश का भारत में शासन होता है। तो ब्रिटिश के शासन काल में भारत में पहली बार आधिकारिक जनगणना सन 1872 में हुई थी, वो भी लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में पहली बार पूर्ण रूप से आधिकारिक जनगणना जिसका पूरा साक्ष्य मिलता है, वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। उसके बाद भारत में लगातार नियमित रूप से जनगणना का जो क्रम स्टार्ट हुआ, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ, ठीक है। और उसके बाद स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी, 1951 में हुई। उसके बाद 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, 91 में, यानी जनगणना हर 10 साल पे होगी। हर 10 साल पे अगली जनगणना होगी, 10 साल पे हम गिनेंगे। इस तरीके से 2011 में हुआ। 2011 के बाद अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो सकी कोविड-19 की वजह से, क्योंकि सरकार का बहुत सारा बजट 20 लाख करोड़ रुपए लगभग इकोनॉमी को बूस्ट करने में चला गया था, ठीक है। अब वही जनगणना 2025 में होनी है, लेकिन सरकार ने अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, इसकी समय सीमा नहीं तय की है सरकार ने, और ना ही सरकार ने इसके लिए कोई फॉर्म निकाला। क्योंकि इसके पहले जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसमें लगभग 29 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, शुभंकर क्या होगा, किस तरीके से होगा, कितना बजट अलॉट हुआ है, अभी ये सब चीजें नहीं निकली है, ठीक है। तो ये जनगणना के बारे में पूरी चीजें रही। अब इसमें एक शब्द जुड़ा है, जातिगत जनगणना। तो भारत में अगर जाति, तो जैसे अगर हम वर्ग व्यवस्था को बांटे, तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, 4 भागों में हम जातियों को बांटते हैं, ठीक है। तो लगभग 52% जनसंख्या ओबीसी की थी, तो उस हिसाब से 27% आरक्षण ओबीसी को मिला, ठीक है। एससी और एसटी की जनसंख्या लगभग
24% थी दोनों को मिला के, क्योंकि एक 8 दशमलव कुछ है, एक 16 दशमलव कुछ है, तो ये हो गया लगभग कितना, 50, और 50% सीट दे दिया गया अनरिजर्व को, यानी कि जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता जनरल में, उसके लिए। अब सरकार दो तरीके हैं सर। अब जैसे मान लीजिए जनगणना कर रही है, 52% से ऊपर ओबीसी का निकल गया, तो क्या सरकार 52% सीटें इनको दे देगी, या जिसकी जितनी जनसंख्या उसी आधार पर आरक्षण का बंटवारा? अगर सरकार इस तरीके से करते हुए चली जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि आरक्षण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जातिगत जनगणना मुझे जो अनुमान लग रहा है, अगर कराएगी और जनसंख्या के आधार पर सरकार प्रतिनिधित्व देती हुई चली जाएगी तो समाप्त हो जाएगा। और इस तरीके की चीजें अभी तक भारत में नहीं हुई है। हाँ, लेकिन एक बार 1931 में जब ब्रिटिश का शासन था तो उस समय जातिगत जनगणना हुई थी। बाकी भारत सरकार द्वारा भारत के आजाद होने के बाद आज तक कभी भी भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, और वैसे भी महाविभाजक वर्ष की 1931 को जनगणना के आधार पर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जातिगत जनगणना भारत में कराया किसने? तो भारत में दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना कराई है। उसमें एक राज्य का नाम बिहार है और एक राज्य का नाम कर्नाटक है। ठीक है, बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो लगभग आरक्षण 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। ठीक है, और 10% ईडब्ल्यूएस जोड़ेंगे तो लगभग 50% से बढ़ाकर आरक्षण 65% कर दिया गया, और 10% ईडब्ल्यूएस जोड़ेंगे तो लगभग 75% आरक्षण हो गया। यानी जर्नल की सीटें यहाँ पर 25% पड़ी। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और बोला कि जैसे यथास्थिति पहले थी वैसे ही बनी रहेगी, यानी कि 50 और 50, जर्नल के 50 में 40% हो गया जर्नल का और 10% हो गया ईडब्ल्यूएस का, 50 में ओबीसी, एससी, एसटी। अब देखना होगा भारत सरकार किस फॉर्मूले पे काम करती है और किस तरीके से चीजों को निखार कर लाती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा जनगणना से संबंधित प्राचीन काल से लेकर आज तक का इतिहास और वर्तमान समय में दो राज्य बिहार और कर्नाटक में जातिगत जनगणना जो हुई थी उसका पूरा मुद्दा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वर्तमान में घट रही घटनाक्रमों को जानें। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यवस्थित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट करें।